Dear students, today we will start a new topic, that is spotting errors. And today's video is very important for UPSC CDS, UPSC NDA and SSC CGL. So let's start the topic. सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देर इज एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक और एरर. किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें किसी भी पार्ट में एरर मिल सकती है. द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. यदि किसी भी पार्ट के अंदर एरर है, मार्क द नंबर ऑफ द पार्ट विद एरर एज योर आंसर. तो वही हमारा आंसर होगा. सपोज कीजिए ए पार्ट के अंदर एरर है तो हमारा ए आंसर होगा. इफ देर इज नो एरर, मार्क डी. स्टूडेंट्स, बात करें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की. सपोज इफ़ यू वर लेफ्ट अलोन टू लिव ऑन अ डेजर्ट आइलैंड, व्हाट वुड यू डू. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं सबसे पहले क्या एरर है. जो सपोज और इफ़, ये दोनों एक साथ दिए हुए जो कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं. तो या तो हम सपोज को यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इफ़ को यूज़ कर सकते हैं. तो सेंटेंस को देखें तो किसी भी पार्ट के अंदर कोई एरर नहीं है, सिर्फ ए पार्ट के अंदर हमें सपोज को यूज़ नहीं करना है. तो जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, ए पार्ट. सो ए विल बी द राइट आंसर. बात करें हमारे सेकंड क्वेश्चन की. ही वंडर्ड दैट व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज अपोनेंट्स हु हैड वोड टू सी हिम डिसलॉज्ड फ्रॉम पावर. और डी पार्ट के अंदर नो एरर है. तो यदि हम बात करें ए पार्ट की, ही वंडर्ड दैट, और दैट के बाद हमें क्या दिया हुआ है, वट दिया हुआ है. तो या तो हमें दैट का यूज़ करना होता है या फिर हमें वट का यूज़ करना होता है. तो इस पार्ट के अंदर हमें सिर्फ वट का यूज़ करना है, दैट का यूज़ नहीं करना. बात करें हमारे थर्ड सेंटेंस की. द नेशन शुड बी ग्रेटफुल टू द आर्म्ड फोर्सेस फॉर प्रोटेक्टिंग दैम. स्टूडेंट्स, थर्ड सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर देखना जो ग्रेटफुल वर्ड दिया हुआ है, इसकी स्पेलिंग गलत है. तो करेक्ट स्पेलिंग क्या आएगी, GRATEFUL, ग्रेटफुल. तो ए पार्ट के अंदर एरर है. थर्ड सेंटेंस का आंसर क्या आएगा, ए. और सेकंड सेंटेंस का आंसर क्या आएगा, ए. बात करें हमारे फोर्थ क्वेश्चन की. आई डोंट नो व्हाट इज़ ही डूइंग टू सोल्व द प्रॉब्लम, नो एरर. तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर इंटरोगेटिव का तो मतलब ही नहीं है. तो इसको हमें सिंपल में चेंज करना है, जैसे कि हम रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं. WH वर्ड के बाद हमें सब्जेक्ट को लाना होता है और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में चली जाती है. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, व्हाट ही इज़ डूइंग. इंटरोगेटिव मार्क हट जाएगा, टू सोल्व द प्रॉब्लम. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. बात करें हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की. फॉर सो मैनी ईयर्स इट इज़ ऑलमोस्ट हिज हैबिट टू गो टू द बेड एट 10 PM डेली. फॉर सो मैनी ईयर्स इट इज़ ऑलमोस्ट हिज हैबिट, यहाँ तक तो ठीक है. टू गो टू द बेड, लेकिन जो द बेड लिखा हुआ है ये गलत है. द की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. स्टूडेंट्स, बात करें हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की. ही टुक डाउन आफ्टर हिज फादर. तो आप देखोगे जो टुक के बाद डाउन का भी यूज़ किया गया और आफ्टर का भी यूज़ किया गया, जो कि गलत है. तो हमें सिंपली क्या यूज़ करना है, टुक आफ्टर. और टुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई भी इंसान अपने पापा या मम्मी से सिमिलर होता है. मतलब जैसे कोई भी इंसान अपने पेरेंट्स से रिलेटेड होता है. और रिलेटेड किस सेंस के अंदर होता है, कैरेक्टर के अंदर या फिर पर्सनैलिटी के अंदर आप हूबहू उन्हीं की तरह दिखते हो. तो टुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है, या तो आपके पापा की तरह या फिर आपकी मम्मी की तरह, किसी की तरह हो सकती है. वो डिपेंड करता है आप उसको किस सेंस में यूज़ करते हैं. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. डाउन का यूज़ नहीं करना है. स्टूडेंट्स, बात करें हमारे सेवन्थ क्वेश्चन की. हिज ऑनेस्टी हैज़ नेवर बीन कोल्ड टू क्वेश्चन. तो सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर जो सी पार्ट है, जो हमें कोल्ड टू दिया हुआ है, यदि फ्रेजल वर्ब्स के अकॉर्डिंग बात करें या फिर प्रीपोजिशंस के अकॉर्डिंग बात करें, तो कोल्ड के बाद टू का यूज़ करते तो मीनिंग चेंज हो जाता है. लेकिन कोल्ड इनटू का मीनिंग इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है. कोल्ड इनटू का मीनिंग क्या होता है, किसी से क्वेश्चन पूछना. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. बात करें हमारे एट्थ क्वेश्चन की. आई सी हर मोस्ट वीकेंड्स बट नॉट वेरी ऑफन बिटवीन. स्टूडेंट, जो सी पार्ट के अंदर में बिटवीन दिया हुआ है, इससे पहले हमें इन का यूज़ करना है. सो इन बिटवीन विल बी द करेक्ट. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. यदि बात करें हमारे नाइन्थ क्वेश्चन की. द चांसलर वॉज प्रेजेंट ऑन बोथ ओकेजन्स. चांसलर भी ठीक है, वॉज प्रेजेंट भी ठीक है, ऑन बोथ ओकेजन्स. तो इसके अंदर हमें ऑन का यूज़ नहीं करना है,
एट बोथ ओकेजन्स का यूज़ करना है। जनरल साइंस के अंदर बात करूँ स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा ओकेजन्स के साथ हमेशा ऑन का यूज़ किया जाता है, एट का यूज़ कभी नहीं किया जाता। लेकिन जब भी आप ओकेजन के साथ एट का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ओकेजन का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जब भी ओकेजन वर्ड सिर्फ एक गैदरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पब्लिक गैदरिंग, तो उस सेंस में हमें ओकेजन के साथ एट का यूज़ करना होता है। बात करें हमारे 10th क्वेश्चन की, द डेलिब्रेशंस बाय द कमेटी आर कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल। तो जो ये पार्ट के अंदर बाय दिया हुआ है, तो ये बाय गलत दिया हुआ है। बाय के जगह किसका यूज़ करना है? ऑफ का। द डेलिब्रेशंस ऑफ द कमेटी, सो ऑफ प्रीपोजिशन ठीक रहेगी इसके लिए। द डेलिब्रेशन ऑफ द कमेटी आर कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल। स्टूडेंट्स बात करें हमारे 11th क्वेश्चन की, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड। तो कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशनल है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट तो दिया हुआ है यू विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन जो ए पार्ट है इफ़ यू विल वर्क हार्ड, इसके अंदर जो विल दिया हुआ है ये गलत है। तो हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर एक विल का यूज़ नहीं करना है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 12th क्वेश्चन की बात करें, शी हैज़ बिन टीचिंग द सेम लेसन सिंस 5 days। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, सो हैज़ बिन टीचिंग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो सिंस 5 days दिया हुआ है ये गलत है। यदि स्टूडेंट्स 5 days से पहले लास्ट का यूज़ होता, लास्ट वर्ड का यूज़ होता, तो हम सिंस का यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी हमें नहीं पता है कि कौन से 5 days हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ नहीं करते, फॉर का यूज़ करते हैं। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स बात करें हमारे 13 क्वेश्चन की, मैनी अ बॉय वर हैप्पी डांसिंग एट द विक्ट्री ऑफ आर क्रिकेट टीम इन ऑस्ट्रेलिया। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो दिया हुआ है मैनी अ बॉय, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैनी अ बॉयज, एस लगाना में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। बात करें हमारे 14 क्वेश्चन की, इमेजिन लिविंग विद समवन हु नेवर स्टॉप्स टॉक। तो सी पार्ट के अंदर जो टॉक दिया हुआ है इसके जगह यूज करना है टॉकिंग। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन की बात करते हैं, आई वॉज शॉक्ड व्हेन ही टोल्ड मी दैट द ओल्ड वुमन डाइड बाय कैंसर। तो सी पार्ट के अंदर जो बाय वर्ड दिया हुआ है ये गलत है, डाइड ऑफ कैंसर होता है ना कि बाय कैंसर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन की बात करें, टू द मैन हु वर्कड सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट द न्यूज़ वॉज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। जो ये प्रोफाउंड वर्ड दिया हुआ है इसमें क्या आएगा? प्रोफाउंडली आएगा, प्रोफाउंडली। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन की बात करें, इवन दो शी हैज़ लॉस्ट द ब्यूटी कंटेस्ट शी वॉज स्टिल मोर प्रिटियर देन द अदर गर्ल्स। जो मोर वर्ड लिखा हुआ इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री ऑलरेडी यूज़ की गई है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन की बात करें, द नॉवल इज़ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव एंड इट इज़ ईजी टू रीड। तो जब हम नॉवल की बात कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल के साथ, द नॉवल इज़ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव एंड इज़ ईजी टू रीड, तो यहाँ इट वर्ड की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो सिर्फ इट को हटा दो। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन की बात करें, द डिफरेंशियल अट्रैक्शंस ऑफ द सन एंड द मून हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट इन द राइजिंग एंड फेलिंग ऑफ द टाइड्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें क्या करना है, जो वर्ड दिया हुआ राइजिंग एंड फेलिंग, तो सबसे पहले तो जो फेलिंग वर्ड है मिसप्रिंट है, इसमें क्या आएगा? फॉलिंग आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो दिया हुआ है डायरेक्ट इफेक्ट इन द राइजिंग, तो इन प्रीपोजिशन नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा? ऑन द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें हमारे 20th क्वेश्चन की, डिस्पाइट ऑफ द पिल्स विच आर अवेलेबल मैनी पीपल स्टिल हैव ट्रबल स्लीपिंग। तो जो ए पार्ट है इसके अंदर दिया हुआ है डिस्पाइट ऑफ द पिल्स,
तो ऑफ का यूज़ नहीं करना है, डिस्पाइट के साथ सिंपली क्या होते हैं, डिस्पाइट द पिल्स विच आर अवेलेबल मैनी पीपल स्टिल हैव ट्रबल स्लीपिंग, सो ही इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट बात करें हमारे 21st क्वेश्चन की, आई शुड डू द सेम इफ आई वर इन योर प्लेस। तो शुड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वुड आएगा, आई वुड डू द सेम, सो ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की, ही हैज़ बिन सफरिंग विद फीवर फॉर द लास्ट 6 वीक्स। तो इसमें जो विद प्रीपोजिशन दी हुई है ये गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, फ्रॉम फीवर। ही हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 6 वीक्स, सो बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की, द एग्जामिनेशन बिगिनस फ्रॉम मंडे नेक्स्ट वीक। जो फ्रॉम मंडे ये गलत है, इस प्रीपोजिशन की जगह क्या आएगा, ऑन। द एग्जामिनेशन बिगिनस ऑन मंडे नेक्स्ट वीक। स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की, माई फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटीज़। तो हमें देखना होगा वन के साथ हमें हिज का यूज़ नहीं करना है, क्या आएगा इसकी जगह, वंस। माई फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू वंस ड्यूटीज़, सो सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारे 25th क्वेश्चन की, देयर हैज़ बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। तो बी पार्ट के अंदर देखो रेलवे एक्सीडेंट्स दिया हुआ है, तो रेलवे एक्सीडेंट्स प्लूरल फॉर्म के अंदर है, तो इसके लिए हमें हैज़ का यूज़ नहीं करना है, हैव का यूज़ करना है। तो ए पार्ट के अंदर एरर है, हैज़ को रिप्लेस करके हैव का यूज़ करना है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 26 की, इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स टू इरेडिकेट मलेरिया। मलेरिया को हटाने के लिए जितने भी एफर्ट्स किए गए उनके बावजूद भी इट इज स्टिल प्रीवेलेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इट के बाद इज हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, तो हमें इट के बाद इज का यूज़ करना है सिंपली। स्टूडेंट्स बात करें हमारे 27th क्वेश्चन की, इट इज़ ओनली 3 days एगो दैट ही हैज़ अराइव्ड। तो ए पार्ट के अंदर हमें पता चल रहा है जो एगो वर्ड है वो पास्ट इंडेफिनिट के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हैज़ अराइव्ड का तो मतलब ही नहीं बनता, तो सिंपली हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है सब्जेक्ट के बाद, दैट ही अराइव्ड, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की, ही हैज़ लॉस्ट ऑल वट आई गेव हिम। तो वट का यूज़ नहीं करना है, डेफिनेट के लिए हमें दैट का यूज़ करना होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, आई हैव नो न्यूज़ फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। फ्रॉम हिम नहीं आएगा, ऑफ हिम आएगा, उसकी कोई खबर नहीं मिली काफ़ी लंबे समय से। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, महात्मा गांधीज एंटायर लाइफ वॉज वन अनरिलेंटिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रुथ। तो वॉज के बाद वन दिया हुआ ये गलत है, वॉज एन अनरिलेंटिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रुथ। स्टूडेंट्स बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 31 की, एज द थीव्स रैन आउट ऑफ द बैंक दे गोट इन टू द गेटवे कार विच वॉज वेटिंग विद इट्स इंजन रनिंग। स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं सी पार्ट के अंदर एरर है, जो वर्ड दिया हुआ है इस सेंटेंस के अंदर जो ये पर्टिकुलर पार्ट है वेटिंग विद इट्स इंजन रनिंग, ये गलत है। सो विच वॉज लेफ्ट विद इट्स इंजन ऑन, रनिंग नहीं होता, इंजन ऑन होता है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 32 की, ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट स्टोलन माई पर्स दो आई वॉज क्वाइट श्योर दैट ही हैड। तो जब आपने डिनाइड वर्ड को पहले ही यूज़ कर लिया तो इसमें नोट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ही डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन माई पर्स दो आई वॉज क्वाइट श्योर दैट ही हैड, तो हमें नोट की कोई ज़रूरत नहीं है, सो ई इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, द मीडिया ऑफ फिल्म्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई ऑल एज द मोस्ट पावरफुल फोर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द यंगर जनरेशन। सी पार्ट के अंदर जो यंगर जनरेशन दिया हुआ है इसके अंदर यंगर जनरेशन नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, यंग जनरेशन, सी इज द करेक्ट आंसर। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 34 की,
द फ्रेंच एम्बेसी एम्प्लॉयज हिम रेगुलरली एज ही नोज टू स्पीक फ्रेंच। नोज के बाद यूज किया जाता है हाउ टू स्पीक फ्रेंच। नोज हाउ टू स्पीक फ्रेंच, सी इज द करेक्ट आंसर। 35. How is it that neither your friend Mahesh nor his brother Ramesh have protested against this injustice? तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। नाइदर नोर, उसके अंदर जो हमारा सबसे बाद वाला सब्जेक्ट होता है जो कि यहाँ पे क्या है रमेश, वो किस सेंस में है, सिंगुलर में यूज़ किया गया है, तो इसके साथ हैव का यूज़ नहीं किया जाएगा, हैज़ का यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के अंदर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के सारे रूल्स कवर किए गए हैं उसमें लगभग सभी। स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 36 की। इन इंडिया वर्किंग वुमन लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। तो इस सेंटेंस के अंदर जो वर्किंग वुमन दिया हुआ है, वुमन नहीं आएगा, वीमन आएगा। In India, working women lead a life of dual responsibilities if they are married and have a family. So B is the correct answer. बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की। Greatly to our surprise, we find the ringleader was lame. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर देखना, जो सी पार्ट है उसके अंदर वोज लेम दिया हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट से रिलेटेड है, तो इसके अंदर हमें फाइंड यूज नहीं करना है, सेकंड फॉर्म का यूज करना है फाउंड। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। लास्ट वीक का यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट के लिए, तो हैव की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर मेड द बॉयज के बाद जो टू यूज़ किया गया है वो गलत है। सिंपली आंसर क्या आएगा, द टीचर मेड द बॉयज डू द सम ऑल ओवर अगेन, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। मैनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर जो दिया हुआ है सी पार्ट के अंदर द ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 41 की। ही आस्क्ड हर दैट वेदर शी न्यू व्हाट हैज़ हैपन लास्ट वीक व्हेन शी वाज ऑन लीव। तो ए पार्ट के अंदर हम देखेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जैसे कि हम करते हैं, जो आस्क के बाद हमें दैट का यूज़ नहीं करना होता, वेदर, इफ़ या फिर जो डब्ल्यू एच फैमिली होती है, डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं। तो ए पार्ट के अंदर जो दैट दिया हुआ है वो गलत है, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की। अंटिल यू डू नॉट गो टू द स्टेशन टू रिसीव हिम आई कैन हार्डली फील एट ईज। अंटिल का यूज़ किया गया तो डू नॉट की ज़रूरत नहीं है। अंटिल यू गो टू द स्टेशन टू रिसीव हिम आई कैन हार्डली फील एट ईज, सो डू नॉट को हटा दीजिए, तो सिंपली ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। आई डेंट नो वेयर दे वर गोइंग नोर कुड आई अंडरस्टैंड वाई हैड दे लेफ्ट सो सून। तो स्टूडेंट्स जो सी पार्ट है उसके अंदर दिया हुआ है हैड दे लेफ्ट, लेकिन हमें यूज़ क्या करना है, दे हैड लेफ्ट, तो हैड को सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे और दे को पहले ले आएंगे, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। द डिस्टिंग्विश्ड विजिटर said that he had great pleasure to be with us for some time and that the pleasure was all the greater because his visit afforded him an opportunity to study the working of an institution of such eminence as ours। तो क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर हमें जो सबसे लास्ट में आर्स दिया हुआ है, इससे पहले यूज़ करना है दैट ऑफ आर्स, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विशेज़ बैक टू योर पेरेंट्स। तो जब भी आप बेस्ट विशेज़ का यूज़ करते हैं तो उसके बाद बैक वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, तो 45 क्वेश्चन के अंदर हम सिंपली बैक को हटा देंगे, सी इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 46, द कोल ऑफ द सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन इको इन मी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कोल ऑफ द सीज, लेकिन इसके लिए हम यूज़ क्या कर रहे हैं, है, जो कि गलत है। क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए, क्योंकि कोल सिंगुलर है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, हार्डली आई हैड लेफ्ट, पहली पार्ट के अंदर एरर दी हुई है। हार्डली आई हैड लेफ्ट होम फॉर मुंबई व्हेन माय सन हु इज सेटल्ड इन कोलकाता अराइव्ड विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन। तो क्या आएगा इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर हार्डली हैड आई लेफ्ट होम, सो ए इज द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ इट कैन बी इजीली सेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। जो कंपैरेटिव के लिए देन का यूज़ किया गया, इसके बाद हमें यूज़ करना है दैट ऑफ। सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन वाई डिड राजागोपालाचारी रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस इन 1940। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर जो एरर है, डबल्स फैमिली के अंदर डिड का यूज़ किया जाता है, उसके बाद जो रिजाइंड वर्ड लिखा हुआ है वो गलत है, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो हमें सिंपली ई डी को हटा देना लास्ट में से, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रिजाइन। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। द बॉस रिमाइंडेड देम ऑफ द ओल्ड सेइंग। तो बॉस ने उन्हें याद दिलाया पुरानी कहावत, दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर बी ऑनेस्ट इन देयर वर्क। सो जो ये सेइंग है, कहावत है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी होती है, ना कि वॉज द बेस्ट पॉलिसी। सो वॉज को रिमूव कर देंगे, इसका यूज़ करेंगे, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की। गुलिवर्स ट्रेवल्स आर द मोस्ट फैसिनेटिंग एडवेंचर स्टोरी दैट आई हैव एवर रेड। गुलिवर्स ट्रैवल एक बुक का नाम है जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ इन्होंने आर का यूज़ किया जो कि गलत है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। द टीनेजर रीअश्योर्ड हिज फादर एट द स्टेशन, डोंट वरी डैड, आई विल पुल ऑन वेरी नाइसली एट द हॉस्टल। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम बात करते हैं सी पार्ट की, जिसके अंदर यूज़ किया गया पुल ऑन, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्मोकिंग करने के सेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो पुल ऑन है उसको रिप्लेस किया जाएगा कैरी ऑन के साथ। तो उसने अपने पापा से कहा कि मैं हॉस्टल में जारी रखूँगा, मतलब हॉस्टल के अंदर अच्छे से बिहेव करूँगा और सब कुछ ठीक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। द वे ही इज़ बिहेविंग इन, ही विल सून स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, जिसके जो राज होते हैं बाहर निकालना। आई एम अफ्रेड। तो ए पार्ट के अंदर दिया हुआ है ही इज़ बिहेविंग इन, जो बिहेविंग इन है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि बिहेविंग विद होता है। इनको रिप्लेस कर देंगे, विद का यूज़ करेंगे। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द सडन इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो सी पार्ट के अंदर जो दिया हुआ है सडन इम्पैक्ट, इसमें क्या आएगा, अराइवल आएगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज़ की जो अराइवल है उसकी वजह से कंट्रीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इम्पैक्ट को रिप्लेस कर देंगे अराइवल से। सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कवर्ड पर्सन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर जो सी पार्ट के अंदर पर्सन दिया हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देंगे। सी इज़ द करेक्ट आंसर। पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कवर्ड। क्वेश्चन नंबर 56, वी swam up to the drowning man, caught hold of his clothes before he could go down again and pulled him out safe to the shore। क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर जो कोट वर्ड दिया हुआ ये गलत है, इसके जगह में किसका यूज़ करना है, गोट का यूज़ करना है, GOT, गोट होल्ड ऑफ हिज क्लोथ्स बिफोर ही कुड गो डाउन अगेन। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर।
स्टूडेंट्स बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 57 की। मीना वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट हार्डली टॉक टू द गेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो इसके अंदर जो बी पार्ट है इसके अंदर दिया हुआ कुड नोट, तो नोट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। मीना वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड हार्डली टॉक टू द गेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, सो बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की। इफ़ आई वॉज नोइंग वाई ही वॉज एबसेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं होती, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं टेंसेस के अंदर। तो इसके अंदर दिया ही वॉज एबसेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड, कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसके अंदर सिंपली क्या आएगा, इफ़ आई न्यू। इफ आई न्यू वाई ही वॉज एबसेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, सो ही इज द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की। ही गोज टू ऑफिस बाय फुट। सो इसके अंदर सी पार्ट के अंदर रह रहे हैं, बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है। बाय को रिप्लेस कर देंगे, क्या यूज़ करेंगे, ऑन फुट। क्वेश्चन नंबर 60। द 100 रुपीज़ नोट्स दैट ही गेव देम फॉर द गुड्स bought from them looked genuine, but later they reliably learnt that the notes were all counterfeit. तो इसके अंदर जो रुपीज़ दिया हुआ है इसमें रुपीज़ नहीं आएगा, सिर्फ क्या यूज़ करना हमें, रुपी का यूज़ करना है। ये पार्ट के अंदर इसको रिमूव कर देंगे, रुपी। द 100 रुपी नोट्स दैट ही गेव देम फॉर द गुड्स बोट देम लुक्ड जेन्युइन बट लेटर दे रिलायबली लर्नड दैट द नोट्स वर ऑल काउंटरफीट। ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 61 की। द पाइल ऑफ बुक्स आर मिसिंग। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज का यूज़ करना है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। द पाइल ऑफ बुक्स सिंगुलर में काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। आइदर ही और आई आर रोंग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आइदर और, नाइदर नोर के अंदर क्या करते हैं हम, जो सबसे बाद में जो सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज़ करनी होती है। तो आई के साथ किसका यूज़ किया जाता है, एम का। सो हम आर को हटा देंगे यहाँ से, एम का यूज़ करेंगे, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। प्लीज टेल टू हिम टू डू हिज वर्क। तो 63 के अंदर हमें टेल के बाद टू का यूज़ नहीं करना है, प्लीज टेल हिम टू डू हिज वर्क, बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। दो ही इज़ गुड ही इज़ मिस्चीवियस। स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर क्या करना है, बी पार्ट के अंदर जो ही इज़ दिया हुआ है इससे पहले यट का यूज़ करना है। दो ही इज़ गुड यट ही इज़ मिस्चीवियस, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की। द थीफ हिट मी सडनली एंड हार्डली। तो इसके अंदर सी पार्ट के अंदर जो हार्डली दिया हुआ है उसके अंदर क्या आएगा, हार्ड, सी इज़ द करेक्ट आंसर। द थीफ हिट मी सडनली एंड हार्ड। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज लेस। तो 66 क्वेश्चन के अंदर कोई भी एरर नहीं है, तो इसके अंदर क्या आएगा, सिंपली नो एरर। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। द जनरल सेड सोल्जर्स डू नॉट फायर टिल आई विल गिव द ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर टिल के बाद जो दिया हुआ आई विल गिव, तो इसमें विल की ज़रूरत नहीं है, क्या आएगा, टिल आई गिव द ऑर्डर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 68 क्वेश्चन नंबर। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स आर गुड। तो इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आर जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह यूज़ की जाती है, तो इसमें मेन वर्ब है, ये गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, इज़। आइदर नाइदर के साथ क्या होगा, हमेशा हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ करना है, नाइदर ऑफ द, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की। द मशीन इज़ मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट्स इन द वर्कशॉप। क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर जो इक्विपमेंट्स दिया हुआ है ये सिर्फ इक्विपमेंट आएगा, इसको रिमूव कर देते हम यहाँ से, सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की। द टिन डिपॉजिट्स इन दैट एरिया वुड प्रोबेबली बी एग्जॉस्टेड इन टू नियर फ्यूचर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर जो सी पार्ट के अंदर दिया हुआ है इन टू नियर फ्यूचर, तो इसमें क्या आएगा, टू को रिप्लेस कर देंगे इन द नियर फ्यूचर, सो सी इज़ द करेक्ट। So students, these are the questions of spotting errors. Thanks for watching the video.